एनडीटीवी इंडिया न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान, हमारे साथ मौजूद हैं शशांक। आज गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको 5 खबरें दिखाई थी और हम जानना चाहते थे कि आप उन खबरों में कौन सी खबर है जिसे डिटेल में जानना चाहते हैं। शशांक, पहले वक्त उसे बताने का है। ये हमारे एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल है। इसमें 5 खबरें आप देख सकते हैं। करीब 1 घंटा पहले हमने ये पोल पब्लिश किया था। 12,000 वोट्स इसमें आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिस खबर को लोग देखना चाहते हैं वो है दिल्ली में हिंसा की बात कल सिर्फ अफवाह निकली, शांति कायम करने के लिए पुलिस ने कहा। 41% लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वहीं 29% लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कोलकाता में जो अमित शाह की रैली हुई है उसमें गोली मारो के नारे लगे हैं और संसद में आज सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। 21% लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अफवाहों के बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि कल दिल्ली में क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें 46 लोगों की जान गई। कल अफवाहों का बाजार गर्म था, जिसको लेकर के बहुत सारे इलाकों में बहुत अफरा तफरी का माहौल था। उस खबर पर भी आपको हम उस खबर से रूबरू कराएंगे। और ओवैसी साहब ने कहा है कि जो कुछ हुआ है इसमें ये केंद्र जिम्मेदार है, इन हिंसाओं के लिए केंद्र की जिम्मेदारी बनती। लेकिन उससे पहले 2 खबरें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई, उसे हम संक्षेप में आपको बता देते हैं, फिर हम अफवाहों वाली खबर पर चलेंगे। हेट स्पीच को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था, चीफ जस्टिस ने, कि अब इसकी सुनवाई अप्रैल को करेंगे। लेकिन हर्ष मंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इनकी स्पीच की वजह से ही दिल्ली का माहौल बिगड़ा। और दूसरी खबर भी बिल्कुल ये खबर है शारिक। इसमें पूरी कहानी क्या है, क्योंकि डेफर कर दिया था वो जो पूरा मामला था वो 23 अप्रैल तक, और उसके बाद एफआईआर करने को लेकर, और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया, हर्ष मंदर लेकर पहुंचे हैं। और इसमें जो अहम बात है वो ये कि अब इसकी सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो 4 मार्च को होने जा रही है, यानी कि बुधवार को, कुछ दिन परसों ये सुनवाई होगी, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि आखिर क्या वाकई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और क्या ये पूरा मामला वाकई हेट स्पीच का है जिसमें एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक सवाल यही हो रहा है कि क्योंकि कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके की हेट स्पीच की वजह से ही जो हिंसा हुई है उसके पीछे एक ये भी वजह बताई जा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी वजह हाँ, तो क्या इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये अभी तो पहले मामला तो ये है, तो उसकी सुनवाई अब 4 मार्च को होगी। ये दूसरी खबर है कि आर्टिकल 370 की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ ही करेगी। 7 जजों की संविधान पीठ के बारे में याचिका दी गई थी, लेकिन उसको नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट। वो मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी बता देना चाह रहा हूँ शारिक, कि दरअसल है क्या। ये 2 मामले हैं, एक और ये हुआ क्यों, क्योंकि 5 जब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एक जो बेंच होती है, अगर किसी एक बेंच ने वो फैसला सुना दिया है तो फिर उससे बड़ी बेंच पे अगर आपको उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो इस तरीके का मामला रेफर किया जाता है, या फिर उतनी करीब करीब बेंच होनी चाहिए। 5 जजों की बेंच ने ही 1959 और 1968 में, वो 2 उदाहरण आपको बता दे रहा हूं, प्रेमनाथ कौल का मामला था 1959 का, और 1968 में संपत कौल, तो ये संपत प्रकाश, तो ये 2 मामले थे। इनको साइट करते हुए, इनको बताते हुए कि ये 2 मामलों में विरोधाभास नजर आया था जो फैसले थे, उसकी वजह से अब वो मामला 7 जजों की पीठ पर रेफर करने की बात की जा रही थी। कि क्योंकि अब वो मामला हुआ क्या था वो मैं बता देता हूं। अब 1968 का जो मामला था, जो कि संपत प्रकाश का मामला है, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि 370 का एब्रोगेट, यानी कि 370 में बदलाव या उसको हटाया तभी जा सकता है, जो कि संविधान के अनुसार जिसके तहत इतनी याचिकाएं, 23 के करीब याचिकाएं उसके दर्ज की गई हैं। तो उसमें 1968 के संपत प्रकाश मामले में ये साफ तौर पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये तभी हटाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट इसकी मंजूरी दे। प्रेसिडेंट मंजूरी तभी दे सकता है जब वहां की जो राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इसके लिए गुजारिश करे या इसके लिए बोले, यानी कि राज्य की जो सरकार है। अब आता है मामला 1958 वाला, जो मैं 1959 वाला, ठीक है, ये प्रेमनाथ कौल का मामला। अब इसमें क्यों वो कह रहे हैं कि ये दोनों विरोधाभासी हैं, वो पॉइंट मैं बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ जो बात है, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का जो राज कर रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सीमित नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ एक 370 से उसको सीमित दायरे में नहीं रख सकते। ये जो टेम्पररी प्रोविजन है आर्टिकल 370 के, तो उन्होंने उसको टेम्पररी प्रोविजन कहकर वो किया। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वहां पर विरोधाभास हो गया, जबकि वहां पर भी जो बात कही
वो यही कही कि, मैं एग्जैक्ट लाइन बता देता हूं, कि अल्टीमेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर वुड बी फाइनली डिटरमिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ही इसको बता सकती है कि इसमें इसकी जरूरत है या नहीं है, या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। अब केंद्र सरकार का हम जानते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है इस पे पूरा। हमेशा से उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उस समय पर राज्य सरकार तो थी नहीं, उसका नुमाइंदा कौन था? गवर्नर। तो गवर्नर से उन्होंने अनुमति ली और गवर्नर ने इसकी पेशकश की और उसके बाद प्रेसिडेंट ने इसकी मंजूरी दे दी। तो वो उनका कहना है कि ये संविधान के तहत हुआ है, जबकि ये जो पूरा मामला 5 जजों की पीठ के सामने है और उन्होंने साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें 7 जजों की पीठ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं समझते कि इसे 7 जजों की पीठ पर जाना चाहिए। 5 जजों की बेंच ही इसकी सुनवाई अब आगे भी करेगी और देखना होगा कि ये जो याचिकाएं हैं सारी, इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि एक सुनवाई की कोई डेट अभी बताई नहीं। तो अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में अफवाह फैली इसको लेकर के। कल दिल्ली में ज़्यादातर इलाकों में, चाहे उत्तम नगर हो, जनकपुरी हो, या फिर ईस्ट दिल्ली के और भी बहुत सारे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो थे, वहाँ पर लेकर के एक अफवाहों का बाजार गर्म था। और यहाँ तक कि संगम विहार और बदरपुर की भी वही हालत थी। लेकिन कल पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आई शशांक, और उसने ट्वीट्स भी किए अपने, वहाँ से उन्होंने कैमरे पे बाइट्स भी दिए और कहा कि ऐसी कोई भी हिंसा की खबर नहीं है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें भी चेतावनी दी कि सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तारी होगी और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो सोशल मीडिया पर हमने नज़र रखा हुआ है, उन्होंने ऐसा भी कहा। बिल्कुल शारिक, आप तुलना कीजिए जो हुआ उन 3 से 4 दिनों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और जहां पर पहले 2 दिन आपको पुलिस नदारत दिखाई दी, और या फिर यूं कहें कि वहां पे ऐसे भी दृश्य सामने आए कि पुलिस खड़ी हुई थी और ये सब हो रहा था। 2 दिन तो पहुंची नहीं थी। अब कट टू ये वाला तस्वीर आप देखिए, तो यहां पर क्या है? यहां पर पुलिस ने प्रोएक्टिव होते हुए, ये एस एन श्रीवास्तव भी अब कमिश्नर बन चुके हैं, वो प्रोएक्टिव होते हुए ये कदम उठाए। और यही नहीं शारिक, आप समझें कि सबसे ज्यादा एक्सेस कहां से होता है? सोशल मीडिया आज हर एक के हाथ में है, क्योंकि वो जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे वो सोशल मीडिया से हो रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के जरिए, तुरंत मीडिया में बाइट के जरिए, मीडिया में बयान जारी करके, खुद उस जगह पे फोर्स पहुंचकर जिन जिन जगहों पर ये बातें हो रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद शारिक ये हुआ क्यों है? वो 3 वजहें आपको बता देते हैं कि कौन इस अफवाह के पीछे, वजहें क्या जिम्मेदार रही। पहली वजह है होक्स कॉल। तो ये सबसे बड़ी वजह रही जो इसके लिए जिम्मेदार रही। नंबर 2, पुलिस ने कल, मैं वो आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, पुलिस ने कल खयाला में एक जो गैम्बलिंग का अड्डा था, सट्टेबाजी का, जुए का, वहां पर एक रेड की। अब वहां पर रेड की तो वहां पर जॉइंट सीपी जो हैं शालिनी सिंह, उन्होंने ये रेड की और उन्होंने बताया कि क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस का प्रेजेंस देखा गया और वहां पर काफी, तो वहां से उस वजह से इस अफवाह को दम मिला कि यहां पर कुछ वायलेंस हुआ है या कुछ हुआ है, और वो फिर अफवाह फैलते फैलते पूरी दिल्ली में फैल गई। अब नंबर 3, एक जो वजह बताई जा रही है वो ये कि एक कुछ जो शराब पिए हुए लोग थे, एक 2 ग्रुप थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई, और ये मामला है खादर का। तो वहां पर जब दोनों गुटों में लड़ाई हो गई, क्योंकि वो उन्होंने एक शराब पी हुई थी, तो लोगों ने सोचा कि ये 2 बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, तो ये दंगे की वजह से है, और इस वजह से उसको भी उन्होंने बता दिया। अब होक्स कॉल्स कहां कहां में करी गई? रोहिणी, अवंतिका, आउटर मंगोलपुरी, वेस्ट राजौरी, खयाला, साउथ ईस्ट जैतपुर, जसोला, मदनपुर खादर, इन सब जगहों पर ये आपको उत्तम नगर, ये सारे इलाके, इन सब इलाकों में। अब एक किस्सा मैं बताना चाहता हूं जो कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में देखते हैं, क्षितिज, उनका एक मैसेज आया जो कि उन्होंने कहा कि वो फंसे हुए हैं वहाँ एक इलाके में,
जो कि इलाका मेरे ख्याल में, अगर मैं लॉरेंस रोड वो इलाका बता रहे थे, तो वहाँ पर एक वेडिंग अटेंड करने वो गए थे किसी एक बैंक्वेट हॉल में। तो वहाँ पर लोगों ने उनको, जितने भी लोग थे उनको उस बैंक्वेट हॉल में बंद कर दिया कि बाहर हिंसा हो रही है, लेकिन जब लोगों ने देखा तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो इस तरीके के किस्से हुए। अभी एक किस्सा हमारे हिंदी की तरफ से, हमारे जो स्टूडियो में डायरेक्टर हैं उन्होंने आज बताया कि जब वो घर से निकले तो उनके पिताजी का फोन आया, बेटा जल्दी वापस आओ। तो जब वो बोले कि अरे मैं तो गुरुद्वारे आया हूँ, तो भगवान के घर में कैसा डर। लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनका जो चप्पल था वो स्लिपरी था थोड़ा, सामने से लोग भागते हुए आ रहे थे तो इन्होंने चप्पल हाथ में लिया और भाग खड़े हुए घर की तरफ। दूसरे सहयोगी का भी फोन आया। और यहाँ तक आपको बता दें, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, हमारे एक दोस्त हैं डीआईजी, एक राज्य में बड़े डीआईजी का पद पूरे शहर का, राजधानी का सबसे बड़ा पद होता है। उनका फ़ोन आया कि उनकी बहन यहाँ सरिता विहार रहती हैं, बोले ज़रा शारिक पता कर दीजिए क्योंकि उनका फेनेटिक कॉल्स आ रहे हैं। एक हमारे जानने वाले का फ़ोन आपको उत्तम नगर के पास खुशीराम पार्क है वहाँ से आया। तो हमारे एक दोस्त डीसीपी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि अगर हो सके तो कुछ देख लीजिए। तो ये कल जो हालत थी, हम खुद टीवी खोल के बैठ गए। नीचे जो अपना चाय वाला है वो कह रहा था कि बदरपुर की सारी सड़कें वीरान थी। शारिक, ये आप समझिए कि जब इस स्तर पर लोग परेशान हैं, और वो क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा, वो 3 से 4 दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ क्या। वहां पर कुछ कंट्रोल में नहीं था। अब 46 लोगों की मौत उसमें हो चुकी है, पुष्टि है। संख्या मैं देखता हूं हर दिन एक बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा आप देखिए कि 254 मामले, मैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको बता देता हूँ। 254 तो FIR दर्ज की गई है, 41 जिसमें कि आर्म्स एक्ट के तहत है। 903 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल के मामले में भी, अफवाह के मामले में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब आप समझिए कि आखिर पूरी स्ट्रेंथ को अगर देखें हम, और रियलिटी चेक जो हमारा एक अंग्रेजी पर शो जाता है, उसमें उन्होंने एक पूरा एक थरो फैक्ट चेक किया, और उसमें उन्होंने पाया कि करीब करीब 84,000 पुलिस बल है दिल्ली में। और उसमें जो डिस्ट्रेस कॉल जो उन दिनों में आई, वो करीब करीब 13,200 डिस्ट्रेस कॉल थी। तो यानी, और वो अटेंड नहीं कर पाए उसको, और पूरी तरह से विफल रही एक तरीके से जो दिल्ली। और यहाँ तक कि 35 कंपनियों की मांग की थी कि जो CRPF या ये जो रैपिड एक्शन RAF हैं, वो उनकी ये कंपनियां मंगवाई जाएं। उसके बाद फिर 7 कंपनियां और। अब एक कंपनी करीब करीब 80 से 90 85 से 90 पर्सनल की होती है। तो आप समझ लीजिए कि इतने और मंगवाए गए जो कि तुरंत हालात पर काबू पा सकें। लेकिन इस सब के बावजूद जो आरोप लगा शारिक, वो ज्यादा अहम है, वो ज्यादा गंभीर है। और वो आरोप क्या है? आरोप ये है कि जब पहले शुरुआत के 2 दिनों में ये सब कुछ हो रहा था, सारे वीडियोस सबके पास थे, सब कुछ था, तो पुलिस कहां नदारद थी? ये सवाल था। मैं जानता हूं कि पुलिस की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने सब कुछ किया जो उनके दायरे में था और वहां उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या हम उससे बच सकते हैं? लेकिन कल का जो पूरा मामला है उस पर भी बयान दिया है, वो सुनवा देते। तमाम दिल्ली में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारी सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम पे भी मॉनिटर हो रही है। और अभी कुछ कॉल्स आ रही हैं, कुछ पैनिक कॉल्स आ रही हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को कहना चाहूँगा कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, इस कॉल्स पे ध्यान ना दें। और खासकर अभी वेस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली, मदनपुर खादर और जौहरी गार्डन, हरिनगर, ख्याला की कुछ कॉल्स आई हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। नगर में अब ये वो ट्वीट है जो पुलिस ने उस समय जारी कर दिया था, लेकिन मैं कुछ और बयान जो उस समय आए थे वो सुना। ओके, सारे मेट्रो बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं, कहीं कोई इस टाइम मेट्रो बंद नहीं है। और थोड़ा सा किसी ने रूमर फैला दिया, उसके बाद में कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मेट्रो को लेकर भी शारिक, कल मेट्रो बंद कर दी गई, जबकि पुलिस ने कहा हमने बंद करने को नहीं कहा था, फिर वो मेट्रो खोली गई। अब पार्लियामेंट तक चलें कि कुछ और है दिखाना? अब आपको बता दें कि आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है और ये काफ़ी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। आशंका कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हाँ, उम्मीद नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मुंह पे काली पट्टी बांध करके वहाँ पर प्रदर्शन किया है, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि
असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस पूरे मामले पर शारिक साफ तौर पर कहा है हमारे संवाददाता राजीव रंजन को, और वो अगर हम दिखा सकें शारिक तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा है पूरे मामले पर जो दिल्ली में हिंसा हुई उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वो पूरी बात क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता से बातचीत में वो सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी से दिल्ली में दंगे हुए, क्या कहेंगे सर? कहना क्या है सर, उसमें इंसानियत का रंगा नाच हुआ है। वहां पर 45 लोगों की अमवात हुई है, हजारों करोड़ की जायदाद को जला दिया गया है, कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। बर्बरियत की मिसाल है और देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री के घर से ज्यादा दूर पर नहीं है। तो अब ये तो सरकार की नीयत पर, उनके इनएक्शन पर कई सवाल उठते हैं, और ये जो है मंसूबाबंद तरीके से किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? सरकार जिम्मेदार है, इसके और कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इस तरह के जो दिल्ली इलेक्शन में जो बयान दिए जा रहे थे, मंत्री यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं और फिर 2 दिन तक पुलिस रिएक्ट ही नहीं करती, और वीडियो सामने आ रहे हैं कि पुलिस खुद दंगाइयों के साथ है। तो यकीनन जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है और सरकार तो कह रही कि कार्रवाई की बात तो कर रही है, वो कह रही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 दिन के बाद ही कार्रवाई करते ना। देखिए, हम ये समझ रहे थे, हमारी गलती थी कि हमें समझे कि 2002 में जो हुआ उस सबक हासिल करें, मगर वही 2002 का है ना। नरेश गुजराल लेटर लिख रहे हैं कि वो खुद कई टेलीफोन कॉल किए, उनको रिप्लाई नहीं किए, तो आम आदमी को क्या रिप्लाई करेंगे? उनका लेटर है ना, मेरा लेटर नहीं है। वो तो एनडीए के हिस्सेदार हैं। तो ये वैसे साहब को आप सुन रहे थे जहां उन्होंने कहा कि नरेश गुजराल ने भी चिट्ठी लिखी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। शशांक, अगर हम देखें तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? या शारिक, बस इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो हेट स्पीच के मामले की बात की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है, हर्षमंदर की जो याचिका है उसके बाद सुनवाई होगी। अब मेरा बस इतना सा कहना है कि आप देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुआ क्या, उसके बाद अगर आप देखें तो वाकई में युवक, जब अनुराग ठाकुर की वो रैली हुई और उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को, आगे की लाइन जो है वो जनता ने कही गोली मारो वाली, लेकिन आप देखें कि उसका असर क्या हुआ। उसका असर ये हुआ कि हमने 2 से 3 वाक्य ऐसे देखे जिसमें कि युवक आके शाहीन बाग में ऐसे गोली चला दी, गन लेकर पुलिस ने पकड़ा। उससे 1 दिन पहले क्या हुआ था, जामिया नगर इलाके में एक युवक ने वो गोली लेकर लहराता हुआ वो शख्स है, जिससे कि एक जब फायर किया उसने तो एक स्टूडेंट को, छात्र को लगी भी। तो ये पूरा हुआ। अब उसके बाद आप देखिए प्रवेश वर्मा के जो बयान थे उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कपिल मिश्रा ने जो किया, कपिल मिश्रा ने, अब ये पूरी हिंसा का मामला है, मैं कहीं से किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, ना किसी चीज के बारे में, लेकिन कपिल मिश्रा को लेकर कह सकते हैं क्योंकि वो खड़े होकर वहां पर बोल रहे थे और उसके बाद ही शुरू हुआ, उसके जाते ही शुरू हुआ, और बगल में डीसीपी सूर्या खड़े थे। अब आप ये देखिए कि इस सब के बावजूद भी अगले 2 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। तो ये सवाल तो उठेगा। अब कोई उसको जो भी रंग देना चाहे, जो भी समझना चाहे, ये तो अब कार्रवाई पुलिस के ऊपर है और एफआईआर अब दर्ज होगी या नहीं होगी, पहली लड़ाई तो अभी इस पर चल रही है, जिस पर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी है कि परसों हम सुनवाई करेंगे। थोड़ा संक्षेप में आप बता देते हैं कि अमित शाह कल कोलकाता में थे, तो पहले वो जिन रैलियों में भी जाते थे तो एनआरसी और एनपीआर की बात करते थे, लेकिन कल उन्होंने बात नहीं की। लेकिन हाँ, उन्होंने सीएए की जरूर बात की। लेकिन वो देश के गद्दारों को गोली मारो का जो नारा दिया गया था उसका असर दिख रहा है, क्योंकि वहां जो लोग उस रैली में आए थे वो इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो उसको लेकर ममता बनर्जी के भतीजे ने काफी स्ट्रांगली उन्होंने कहा है कि अपने देश की राजधानी में तो आपसे संभला नहीं, और यहाँ तो हम आपके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होंगे। नफरत की राजनीति को यहाँ पर हम नहीं, और एक कार्रवाई करने की भी मांग की है कि इस तरीके के अगर नारेबाजी हो रही है तो इन लोगों को, हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो आज संसद का जो सत्र है, या फिर आप जिस तरीके से जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर जो विपक्ष है वो इन्हें घेरने की भी तैयारी में है, इस्तीफा मांगने की बात की कांग्रेस ने तो कही है कि अमित शाह इस्तीफा दे। लेकिन शारिक, ये भले ही ये सारी चीज़ें एक आइडियलिस्ट तौर पर अगर आप देखें कि ये सब कुछ हो गया, आप इस्तीफा दे दें, इस्तीफा ना कोई देने जा रहा है ना कुछ होने जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप वो बात समझिए जो मैं समझा रहा था कि दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो नारे लगवाए गए, उसके बाद अब क्या हुआ है, तब क्या हुआ था, और अब वो नारेबाजी कोलकाता में हो रही है।
तो कहीं ना कहीं तो इसे रुकना होगा। फैल रही है चीजें। हाँ, तो ये पूरा जो वाकया है उसके लिए क्या अमित शाह इस पर आकर सामने कहेंगे कि ये नारेबाजी नहीं है? उन्होंने कहा भी है, उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन उन्होंने अपने बयान के बारे में कुछ नहीं कहा जिसमें उन्होंने शाहीन बाग में करंट लगने वाली बात कही थी। और अब एक छोटी सी खबर है जो हम आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार ने कल एक रैली की थी और उसमें उन्होंने कहा कि जो एनपीआर लागू होगा वो 2010 के वाला लागू होगा, एनआरसी हम लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सीए को लेकर प्रस्ताव विधानसभा में, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ हूं, उन्हीं के साथ रहूंगा, 200 सीटें जीतूंगा। उन्होंने कहा कि जो मेरी मुलाकात विधानसभा में तेजस्वी से हुई थी उसको आप बहुत कुछ ना समझे, लेकिन तेजस्वी ने पलटवार किया है। जरा वो अगर तस्वीर मैं वो तस्वीरें सिलसिलेवार ढंग से दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पहली तस्वीर थी जो तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, लालू यादव के बेटे हैं आरजेडी, तो उन्होंने ये पेस्ट की थी, माफ कीजिएगा, ये वो तस्वीर थी जिसमें उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि गांधी मैदान तो छोड़िए, कालीन भी नहीं भर पा रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। ये तेजस्वी यादव ने नीतीश की जो महारैली है उसकी, अगर ये तस्वीरें सही तो ये खाली इतना कभी दिखा नहीं किसी बड़े नेता। वो ये अब इसीलिए उन्होंने कहा कि कालीन तक नहीं भरे, गांधी मैदान तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, और ये कालीन भी नहीं भर पा रहे। तो ये उन्होंने बात कही। अब इसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से वो ट्वीट करते रहे। उन्होंने कहा कि पीछे ये तो उन्होंने रीट्वीट किया है, मैं आपको तस्वीर हाँ, आज मोतिहारी के जिला स्कूल में विशाल बेरोजगारी हटाओ जनसभा को संबोधित किया। ये उनकी अपनी रैली थी। तो अब इसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट करते हुए दिखाया कि यहां पर कितनी भीड़ है। ये आप देखिए, ये वो भीड़ है तेजस्वी यादव की रैली की। तो इसे उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि आपके यहाँ कोई नहीं। उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि बिहार के 7 करोड़ बेरोजगार नौजवान नीतीश सरकार की युवा विरोधी नीतियों से त्रस्त हैं। हमें अच्छी शिक्षा, विकास, नौकरी, रोजगार देकर नया बिहार बनाने वाली प्रगतिशील युवा सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार की बेरोजगारी हटाने की कोई योजना नहीं, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं। इस पर नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है कि आपकी सरकार जब थी तब कितना रोजगार दे दिया गया था, आज तो बिहार के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो ये लड़ाई इतनी जल्दी शांत नहीं होगी, चुनाव है सामने। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस अगर मैं कहूं नीतीश कुमार दिखा रहे हैं कि 200 सीटें लेकर आएंगे 243 में से, तो वो देखना होगा कि क्या वाकई इतना ज्यादा ये कॉन्फिडेंस है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस। अब आखिरी में बात कर लेते हैं जिसमें शशांक की एक्सपर्टीज है, लेकिन आज इस पे आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और वो है कि क्राइस्टचर्च में टेस्ट जो दूसरा खेला गया उसमें भारत 2.5 दिनों में ही 2.5 दिनों से भी कम में ये मैच हार गया और 2-0 से वाइट वॉश हो गया भारत का। 2 लाइन शारिक, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। वो फैक्ट ये है कि भारत ये पहला मैच भी इसी सीरीज में हारा, पहली सीरीज भी हारा जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में है। नंबर 1 रैंकिंग तो उनकी बरकरार रहेगी 360 अंकों के साथ। न्यूजीलैंड जो है वो ऊपर आ गया है, नंबर 3 पर आ गया, अब इंग्लैंड को हटा दिया। लेकिन जो इसका ओवरऑल पिक्चर है वो ये कि आप बाहर जाते हैं, क्या आपकी सारी नीतियां सही हैं, क्या आपने सही टीम का चयन किया है, क्योंकि ये सवाल शारिक, और आप भी खुद भी कहते रहे हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, रहाणे को बाहर करना हो, पुजारा को बाहर करना हो, ऐसे फैसले, भुवनेश्वर कुमार ने जब 5 विकेट लिए तो उसको बाहर कर दिया, ईशांत को उसकी जगह खिला लिया, तो ऐसे फैसले ये टीम प्रबंधन लेता रहा है। साउथ अफ्रीका में किया। ऐसे एरा में ये कहा जाए कि अच्छा प्रदर्शन बाहर जाने की गारंटी है। तो ये आप देखिए कि टीम चयन, आप कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, और फिर जब जो व्यक्ति अच्छा कर देता है उसको आप बाहर कर देते हैं। रहाणे फाइनल टेस्ट में आए और फाइनल टेस्ट में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, साउथ अफ्रीका का जिक्र कर रहा हूं मैं, 46 रनों की, और भारत वो मैच जीता तब, लेकिन तब तक सीरीज हम हार चुके थे 2-0 से, और उसके बाद फिर ये 2-1 हुआ। अब इंग्लैंड जाते हैं हम, इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में फिर हम बुरी तरह से हारे, लेकिन शारिक हम हारे। अब ये समझिए कि मैं आपको 3 नाम दे रहा हूं, एक सैम करन का जो कि इंग्लैंड में थे, एक पैट कमिंस का नाम था जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे, और एक काइल जेमिसन का नाम दे रहा हूं जो कि अब न्यूजीलैंड में थे। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, लेकिन हमें यह भी समझना होगा हम कहां जीते इन 4 जगहों में से। सेना कंट्रीज जिसे हम कहते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वार्नर और स्मिथ नहीं थे। सेना कंट्रीज में हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, जो कि पूरी तरह से वार्नर और स्मिथ की गैर मौजूदगी के वक्त में पूरी तरह से शेकन थी। आज
आती है भारत में, उसके बाद आपको आप देख लीजिए हरा कर गई है टीम। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो कोहली का भी प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, केएल राहुल का नहीं चुना जाना। कोहली, लेकिन मैं ये जरूर कह दूं शारिक के 2011 में एक बार फेल हुए थे जब 5 टेस्ट में उनकी 13 की औसत थी, 134 रन बनाए थे, 13.4 की औसत थी इंग्लैंड में। और अब 9 साल बाद अब फेल हुए हैं एक पूरी सीरीज में जिसमें उनका सिर्फ एक अर्धशतक है, 19 की औसत है, इस टेस्ट सीरीज में 9 की औसत है। तो विराट कोहली 9 साल बाद फेल हुए हैं। कोई भी बल्लेबाज जरूर ये चाहेगा कि वो 9 साल में एक बार फेल हो। और इस पर भी देखिए उन्हें वर्कआउट किया गया, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल से खराब खेलना शुरू हो गए। उन्हें गेंदबाजों ने वर्कआउट किया, उनकी अंदर आती गेंद पर 4 गेंद बाहर डाल के 1 अंदर डालते थे, तो वो वर्कआउट किया गया उन्हें। और कोहली को जितना हम समझते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ जाकर उन्होंने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया था जेम्स एंडरसन ने जब उन्हें वर्कआउट कर लिया था इंग्लैंड में 2011 में। कुछ वैसा ही आप अभी भी एक्सपेक्ट कीजिए कि वो अपनी तकनीक पर काम करेंगे, इस जो उन्हें इस बार वर्कआउट कर लिया गया। तो आज यूट्यूब सेगमेंट में इतना ही। आपके कमेंट्स का रहता है इंतजार। फिलहाल नमस्कार।